नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम अपने एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक इस लेक्चर को शेयर करें, सेंड करें। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारे के सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो आज का जो हमारा थीम है वो है बायोलॉजी क्लास 11 नीट चैप्टर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन का वॉल्यूम 3 लेकर आ रहे हैं। इसके पहले के जो भी वॉल्यूम हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए। इसी प्लेलिस्ट से उनको जाकर देख लीजिए। इसी के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या आएगा कि निस्पंद या क्षणित को सांद्र करने की जो विधि होती है वह क्या विधि होती है। जल्दी जल्दी करेंगे आज, वो छोटे से टाइम में पूरी बातों को क्लियर कर देंगे आज। ठीक है। इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। चलिए स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। स्तनधारी जो होते हैं वो सांद्रित यानी कि गाढ़े द्रव्य का या द्रव्य के रूप में मूत्र का निष्पादन करते हैं। ठीक है। इस कार्य हेतु हेनले पासा और वासा एरेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमने कल देख लिया था हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्पंदन का विपरीत की ओर प्रभाव होता है जिसमें प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नज़दीक तथा उससे प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेंडुलरी इंट्रेसियन के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती हैं। परासरण दाब के मध्यांश को और भाग से भीतर भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है। ये तो क्रिया विधि है इसकी, आपको इसको सिर्फ पढ़ के रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चित्र का भी आपको बनाने नहीं आएगा, सिर्फ देखना है इसको तो बस, और कुछ नहीं करना। ये सब आप इसको हम स्किप करके निकलेंगे। आज हम निकलेंगे वृक्क नियमन से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम शुरुआत करेंगे वृक्क नियमन से। चलिए वृक्क नियमन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो वृक्क नियमन है वहाँ से शुरुआत इसका किए हैं। तो आज हम देखेंगे वृक्क क्रियाओं का नियमन कैसे होता है, जो वृक्क क्रियाएं होती हैं उनका नियमन। तो देखो वृक्कों की क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन जो हाइपोथैलेमस में उपस्थित जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें उपस्थित हार्मोन्सों के पुनर्निर्माण की क्रियाविधि द्वारा इसमें होता है। तो शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियाँ रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनों के सांद्रण में बदलाव द्वारा, जो उसके सांद्रण में बदलाव होता है उसके द्वारा इन ग्राहियों को सक्रिय करती है, जिससे हाइपोथैलेमस हार्मोन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या इसका निर्माण करता है न्यूरो हार्मोन्स। इन हार्मोन्सों के बारे में हम आखिरी पार्ट में इस बुक के उसको देखेंगे। ये आई थिंक हमको नहीं करना है, मूत्रण की क्रियाविधि से हम देखेंगे। अच्छा, मूत्रण की क्रियाविधि क्या होती है। मूत्रण की क्रियाविधि को आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं। मूत्रण की क्रियाविधि तो देखो वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है। ये सभी जानते हैं जो वृक्क द्वारा जो मूत्र निर्मित होता है वो अंत में कहाँ जाता है, वह अंत में जाता है मूत्राशय में। ठीक है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर संग्रहित हो जाता है। मूत्राशयों में मूत्र भर जाने पर उसमें फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होते हैं। ये जब फैल जाता है तो ये संकेत उत्पन्न होते हैं कि मूत्राशय भित्ति में इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेज दिया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से
यह मूत्राशयों की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनियों को शीतलन हेतु प्रेरक कर देता है। मतलब ये होता है जैसे ही जैसे ही जैसे ही मतलब ये होता है कि जैसे ही वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में आया, अब ये मूत्र कहाँ आता है, मूत्राशय में आकर इस मूत्र का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा इसमें संकेत उत्पन्न होते हैं, और जब यह मूत्राशय से मूत्र फैल जाता है तो मतलब जो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेज दिया जाता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो मूत्राशयों की जो चिकनी पेशियां होती हैं, मूत्राशय की जो चिकनी पेशियां होती हैं, मूत्राशय की उन चिकनी पेशियों के संकुचन व मूत्राशय अवरोधिनी में शीतलन, यानी संकुचन व शीतलन उनमें प्रारंभ हो जाता है, उनमें संकुचन व शीतलन उनमें प्रारंभ हो जाता है। अब उनमें संकुचन व शीतलन प्रारंभ हुआ, उनमें संकुचन व शीतलन जैसे ही प्रारंभ हुआ या संदेश प्रेरित हुए तो जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है, मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है। अब जब मूत्र को जो त्यागने की क्रिया होती है वो मूत्रण कहलाती है, और इसे संपन्न करने वाली जो तंत्रीय क्रिया विधि है उसे मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम मूत्रण प्रतिवर्त, उसे मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। और अब ये एक वयस्क हैगा, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र को सर्जित करता है। कितने मूत्र को सर्जित करता है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र को वह उत्सर्जित करता है। ठीक है, इतने मूत्र को वह उत्सर्जित करता है। अब इतने मूत्र क्या करता है, वह उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल होता है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय, यानी पीएच जिसका 6 होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। औसतन 25 से 30 ग्राम इसमें यूरिया उत्पन्न होता है। इसमें इतना यूरिया होता है, क्या होता है इसमें, इतना यूरिया, इसमें इतना यूरिया पाया जाता है। ठीक है, ये होता है मूत्र। चलिए अब हमको देखना है वृक्क की विकृतियां, यानी जो वृक्क के कारण जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं वह विकृतियां क्या हैं। चलिए विकृतियों के बारे में हम देखेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। चलिए चलिए ज़्यादा हो गया, चलो चलिए ऊपर ले लेते हैं, आई थिंक। चलिए बीच में सही है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब ये हैगा कि जो वृक्कों की विकृतियां होती हैं वह विकृतियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हमें बताना है, वृक्कों की विकृतियों के बारे में। तो अब वृक्कों की जो कुछ क्रियाएं होती हैं कि फलस्वरूप रक्त से यूरिया एकत्रित हो जाता है, या जिससे यूरीमिया क्या हो जाता है, रक्त में यूरिया का जो रक्त में यूरिया का एकत्रित हो जाना यूरेमिया कहलाता है, जो अत्यंत ही हानिकारक होता है। अब रक्त में अगर यूरिया एकत्रित हो गया तो उस क्रिया को हम यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम यूरेमिया कहते हैं, और यह बहुत हानिकारक होता है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलाइसिस जो होता है, हीमोडायलाइसिस जो होता है इसे हम रक्त अपोहन द्वारा होता है। इसको जब हम हटा सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें हीमोडायलिसिस जो होता है, रक्त अपोहन की जो क्रिया होती है वो करनी पड़ती है, यानी रक्त का डायलिसिस करना पड़ता है इसको दूर करने के लिए। इस रोग से बचने का यही उदाहरण होता है। ठीक है, उस इकाइयों को कुंडलित, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसमें दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है वृक्क की क्रियाहीनता। वृक्क की क्रियाहीनता क्या होती है भाई, वृक्क की क्रियाहीनता मतलब वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है, मतलब वृक्क की क्रियाहीनता हो गई। अब वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने के लिए अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण ही होता है, यानी कि जो वृक्क होता है, किडनी होती हैं, उनका प्रत्यारोपण यानी उनका डायलिसिस या उनका
द्वारा लगवाना, मतलब दूसरे किसी मनुष्य का निकलवा कर वो लगवा लेना, वो क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। वृक्क क्रिया, अगर यदि वृक्क काम करना बंद कर देती है तो उसका तो सिर्फ एक ही जो है उसका वो ऑप्शन बचता है, उसमें उसका डायलिसिस, बस और कुछ इसमें ऑप्शन नहीं बचता। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता की क्रियाशीलता वृक्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रयोगकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसके अस्वीकार ना करे। हाँ, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट रखती है कि उसका जो प्रतिरक्षा क्रिया अनुक्रिया जो चक्र होता है वो उसको अस्वीकार ना करे, उसके निरोप को वह कैसा ना करे? अस्वीकार ना करे। अगर वह उसके निरोप को अस्वीकार कर देता है तब उस स्थिति में डायलिसिस नहीं हो पाता। अब आता है रीनल केल कलाई। रीनल केल कलाई ये भी एक वृक्क ये भी एक रोग होता है जो मूत्रण संबंधित होता है। इसमें क्या आएगा? देखो, वृक्क की बनी जो मतलब वृक्क से संबंधित होता है, वृक्क की बनी पथरी या फिर अघुलनशील क्रिस्टलीय लवण में पिंड जैसे ऑक्जेलेट अम्ल, इसमें क्या हो जाता है? इसमें पथरी बन जाती है, जो वृक्कीय पथरी होती है। इसमें अघुलनशील क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है वृक्क के अंदर, जिसे हम बोलते हैं वृक्कीय केल कलाई। ये रोग होता है, पथरी होती है। इसका पथरी का जो इसको आज ऐसे भी इसका इलाज हो जाता है मेडिसिन द्वारा, वरना इसको सर्जरी से निकाला भी जाता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, डायलिसिस नहीं होता इसमें। तो अब आता है गिलों में नेफ्रोसाइटिस, या फिर इसे गुच्छ शोथ बोलते हैं, साइटिस या फिर इसे गुच्छ शोथ बोलते हैं। गुच्छ शोथ याद रखिए आप। वृक्क के गुच्छ शोथ को प्रहायकता, यानी वृक्क गुच्छ शोथ का मतलब होता है कि वृक्क में क्या हो जाना? जो वृक्क होता है उसमें सूजन आ जाना वृक्क शोथ कहलाता है। वृक्क में सूजन आना वृक्कीय शोथ कहलाता है। क्या कहलाता है वो? वृक्क शोथ कहलाता है। वृक्क में जब सूजन आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? वृक्क शोथ कहलाती है, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर था, पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इसमें जो आखिरी वाली स्लाइड थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसको आप ज़रूर देखें। पूरी विकृतियाँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। थैंक यू।